Assalamu alaikum class, can you hear me? Okay. ओके सो एनएमआर का टॉपिक हमने आपका स्टार्ट किया था। उस पे हमारा ज़्यादा डिस्कशन नहीं हो सका था, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक जूम पे क्लास रख लेती हूँ, ताकि अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस होंगे तो और कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आ रही होगी तो हम डायरेक्टली उस वक्त इंटरेक्ट कर सकें। ठीक है। बाकी कुछ चीज़ें जो है वो मैं आपको आज शाम तक इंशाल्लाह ताला शेयर कर दूंगी। अ, उसमें आपके पास मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के लेक्चर्स हैं और एनएमआर का इंस्ट्रूमेंटेशन का पोर्शन है। ठीक है। कुछ चीज़ें एनएमआर में समझाने वाली थी, तो इसलिए उसके लिए मैंने जूम क्लास रखी है। और लेट्स स्टार्ट द क्लास। थोड़ा सा हम एनएमआर को रिव्यू कर लेते हैं। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी पहले भी हमने डिस्कस किया था कि ये एक इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जिसमें हम पहली मर्तबा इलेक्ट्रॉन्स के अलावा किसी और ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रांजिशंस दैट आर हैपनिंग इन द न्यूक्लियाई। किस तरह की न्यूक्लियाई में ये ट्रांजिशंस होती हैं, जिनके भी ऑड एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मासेस होते हैं, उनमें हमें ये ट्रांजिशंस ऑब्जर्व होती हैं। व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स, हमारे पास न्यूक्लियर की स्पिन स्टेट होती है, जिसमें आपके पास अगर हम एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें, तो अगर न्यूक्लियस जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइंड है, इसको हम प्लस हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर न्यूक्लियस मैग्नेटिक फील्ड की ऑपोजिट अलाइंड है, देन इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द माइनस हाफ। जब हम इस तरह के न्यूक्लियस को, जो कि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के साथ या उसके ऑपोजिट अलाइंड है, उसको रेडियो फ्रिक्वेंसी प्रोवाइड करते हैं, तो वो न्यूक्लियस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और फ्लिप करता है। ठीक है। ये जो फ्लिपिंग मूवमेंट है, इसकी वजह से इसकी जो स्पिनिंग अलाइनमेंट है, ये ऑपोजिट हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हियर कि यहाँ पे आपके पास एक न्यूक्लियस था जो कि प्लस हाफ उसकी अलाइनमेंट थी, और जब उसने रेडियो फ्रिक्वेंसी को एब्जॉर्ब कर लिया तो उसके अंदर एक फ्लिपिंग आई, जिसकी वजह से वो माइनस हाफ पे चला गया। ठीक है। तो इस तरह की जो सिचुएशन होती है जिसमें फ्लिपिंग मूवमेंट, क्योंकि ये फ्लिपिंग मूवमेंट कंटिन्यूस होती है, इस वजह से हम इसको नाम देते हैं रेजोनेंस का। और जिस फ्रिक्वेंसी पे आपके पास ये होती है, दैट इज कॉल्ड एज द लामर फ्रिक्वेंसी। ठीक है। व्हाट इज लामर फ्रिक्वेंसी? कि when the magnetic field is applied, the nucleus begin to precess about its own axis of spin with angular frequency, which is sometimes called its Lamarck frequency। ठीक है। Lamarck frequency बेसिकली वो फ्रीक्वेंसी होगी जिस पे न्यूक्लियस रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करने के लिए रेडी है। ठीक है। अ, अच्छा, इसके इसके अलावा हमारे पास अब हमें ये, तो हम इसका प्रिंसिपल समझ में आ गया कि न्यूक्लियस जो है उसको हम जब अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे, तो वो अलाइन हो जाएगा और उसके बाद वो रेडी होगा कि वो रेडियो फ्रिक्वेंसी को एब्जॉर्ब कर सके। और उसके बाद रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्जॉर्ब करने के बाद उसके अंदर एक रेजोनेंस ऑब्जर्व होगी, जिसकी वजह से हम उस रेजोनेंस को डिटेक्टर पे देख सकेंगे। क्यों देख सकेंगे? क्योंकि ये जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होती है, जब ये मूव करेगी तो इसके साथ साथ एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगी। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को हमारा डिटेक्टर जो है वो डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है। तो ये सारी जो स्टोरी है जिसमें हमारी ये सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी हो रही है, तो इससे हमें इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है? क्योंकि हर न्यूक्लियस के अराउंड डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि हर जो न्यूक्लियस का जो स्पेक्ट्रा है वो डिफरेंट होता है। ठीक है। तो हमारे पास जब डिफरेंट पीक्स आती हैं, तो हमें बताती हैं कि न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो किस तरह की इन्वायरमेंट मौजूद है। न्यूक्लियस के अराउंड की जब इन्वायरमेंट हमें पता चलेगी, फॉर एग्जांपल अगर हम H1 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं, जिसमें हम हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के इन्वायरमेंट को देख रहे हैं, तो जितने भी हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई होंगे, उसके अराउंड जितने भी डिफरेंट तरह के एटम्स मौजूद होंगे, उसके बारे में हमें पता चलेगा। ठीक है। तो नॉर्मली जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उनकी हम प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी परफॉर्म करते हैं,
और हम उसकी C13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी परफॉर्म करते हैं। 1 मिनट। अ, ये पाविया है। स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो हमने बुक मैंने आपको स्टार्टिंग में शेयर की थी, जिससे हमने आईआर का भी टॉपिक पढ़ा था। ये वही सेम बुक है, ठीक है? अच्छा। अ, और इसमें हम चैप्टर 3 को पढ़ रहे हैं एनएमआर के लिए। ओक ओके। अब हम बात ये कर रहे थे कि जब हमारे पास एनएमआर स्पेक्ट्रा जनरेट होता है, तो मोस्टली हम 2 तरह के न्यूक्लियस की स्टडी करते हैं। या तो हम प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं, जिसमें हम हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को देख रहे होते हैं, या फिर हम C13 एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं, जिसमें हम कार्बन के न्यूक्लियस को देख रहे होते हैं। इससे क्या होता है कि हाइड्रोजन के अराउंड जितने भी एटम्स मौजूद हैं, हमें उनके बारे में पता चलता है, साथ-साथ कार्बन के अराउंड जितने भी एटम्स मौजूद हैं, हमें उनके बारे में पता चलता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मोस्टली हमारे पास हाइड्रोजन और कार्बन ही होते हैं, तो इससे हमें कंपाउंड के केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलती है, क्योंकि हमें ये पता चलता है कि कौन-सा कार्बन किससे अटैच्ड है। ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे हम देखेंगे केमिकल शिफ्ट के बारे में भी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, अपफील्ड डाउनफील्ड के बारे में भी बात कर चुके हैं। इसको हम थोड़ा-सा रिपीट कर लेते हैं कि जो एनएमआर का जो स्पेक्ट्रा होता है, वो स्टार्ट होता है 0 से। 0 बेसिकली क्या है? 0 वो वैल्यू है जहाँ पे टेट्रामिथाइलसिलेन अपनी एब्ज़ॉर्बेंस शो करता है, ठीक है? टेट्रामिथाइलसिलेन की जितनी भी एब्ज़ॉर्बेंस होती है रेडियो फ्रीक्वेंसी की, उसको हम 0 कंसीडर कर लेते हैं, और उससे कम या ज़्यादा जितनी भी आपके पास किसी कंपाउंड की आएगी, वो हम उसके अकॉर्डिंगली प्लॉट करेंगे, ठीक है? यानी कि 0 से आपका स्पेक्ट्रा स्टार्ट होगा एंड इट विल गो अप टू 12, ठीक है? ये वाली जो स्टार्टिंग की आपके पास फ़ील्ड होती है, इसको आप अप फ़ील्ड कहते हैं, और ये आपके पास कहलाती है डाउन फ़ील्ड। इसको आप अप फ़ील्ड और इसको डाउन फ़ील्ड क्यों कहते हैं? बेसिकली अपफील्ड हम इसको इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे आपके पास शील्डेड न्यूक्लियाई अपेयर होते हैं। शील्डेड न्यूक्लियाई यहाँ पे अपेयर होते हैं और उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, दैट इज़ व्हाई इट इज़ कंसिडर्ड एज़ द अपफील्ड, ठीक है? इसी तरह से यहाँ ये आपकी डाउनफील्ड कंसिडर होती है। क्यों डाउनफील्ड कंसिडर होती है? क्योंकि यहाँ पे डीशील्डेड न्यूक्लियाई अपेयर होते हैं, जो थोड़ी-सी रेडियो फ्रीक्वेंसी से भी अपनी रेजोनेंस स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे आपके पास लोअर फ्रीक्वेंसी होती है, यहाँ पे आपके पास हायर फ्रीक्वेंसी होती है। यहाँ पे इस चीज़ को आप थोड़ा-सा समझ लें कि एक तरफ हम कह रहे हैं कि डाउन फील्ड में डीशील्डेड न्यूक्लियाई अपेयर होते हैं, जो कि थोड़ी-सी भी रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्ज़ॉर्ब करके रेजोनेंस स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? और साथ-साथ हम कह रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास हायर फ्रीक्वेंसी होती है। इसका रीज़न क्या होता है कि डीशील्डेड न्यूक्लियाई जो होते हैं, वो थोड़ी-सी भी रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्ज़ॉर्ब करके ज़्यादा रेज़ोनेंस शो करते हैं। जब वो ज़्यादा रेज़ोनेंस शो करते हैं, तो आपके पास जो डिटेक्टर पे यहाँ पे डिटेक्ट होगी, वो हायर फ्रीक्वेंसी ऑब्ज़र्व होगी, ठीक है? और यहाँ पे आपके पास क्योंकि शील्डेड न्यूक्लियाई होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी जब मिलेगी, तो उस वक़्त वो रेज़ोनेंस शो करेंगे, और वो भी कोई बहुत ज़्यादा रेज़ोनेंस नहीं होगी, वो लो फ्रीक्वेंसी की रेज़ोनेंस होगी। दैट इज़ व्हाई वी आर सेइंग कि आपके पास यहाँ पे लो फ्रीक्वेंसी ऑब्ज़र्व होती है डिटेक्टर पे। इवन दो यहाँ पे शील्डेड न्यूक्लियाई हैं, लेकिन शील्डेड न्यूक्लियाई क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी एब्ज़ॉर्ब करने के बाद भी जो है वो कम फ्लिप करते हैं, क्योंकि सारी जो उनकी एनर्जी है वो शील्डिंग की वज़ह से जो है वो लूज़ हो जाती है, ठीक है? ये बात समझ में आ रही है? कोई क्वेश्चन है इस बात के हवाले से? ये पॉइंट क्लियर है? ओके। अच्छा, इसको मैं एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ। जो हमारे पास एनएमआर का स्पेक्ट्रा होता है, उसको हम स्टार्ट करते हैं 0 से। 0 आपके पास वो वैल्यू है जहाँ पे आपके पास टेट्रामिथाइलसिलेन की एब्ज़ॉर्बेंस रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है? अच्छा, जो आपकी ये वाली फ़ील्ड है 0 से ऑनवर्ड 6 तक की, इसको आप कहते हैं अप फ़ील्ड। ठीक है? अप फ़ील्ड में हमने बात की थी कि अप फ़ील्ड में शील्डेड जो आपके न्यूक्लियाई हैं, उनकी एब्ज़ॉर्बेंस रिकॉर्ड होती है। ठीक है? इसी तरह से ये आपकी जो है वो ये है डाउन फ़ील्ड, और यहाँ पे आपके पास डीशील्डेड न्यूक्लियाई अपेयर होते हैं, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे डिटेक्टर में आपके पास लोअर फ्रीक्वेंसी रिकॉर्ड होती है, और यहाँ पे आपके पास डिटेक्टर में हायर फ्रीक्वेंसी रिकॉर्ड होती है।
अब ऐसा क्यों है? मैंने आपको बताया था कि जो डीशील्डेड न्यूक्लियाई होते हैं, क्योंकि उनके अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब उनको थोड़ी-सी भी रेडियो फ्रीक्वेंसी मिलती है, तो वो ज़्यादा एनर्जी के साथ रेज़ोनेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है? जब वो ज़्यादा एनर्जी के साथ रेज़ोनेट होते हैं, तो जो डिटेक्टर है, उसके पास हायर फ्रीक्वेंसी जाती है और वो यहाँ पे डाउन फील्ड में अपीयर होते हैं, ठीक है? डीशील्डेड न्यूक्लियाई। हायर फ्रीक्वेंसी के साथ डाउन फील्ड में अपीयर हो रहे हैं। हालाँकि उन्होंने कम रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्ज़ॉर्ब की है, लेकिन क्योंकि वो डीशील्डेड थे, इस वजह से वो हायर फ्रीक्वेंसी के साथ रेज़ोनेट कर रहे हैं। और यहाँ पे आपके पास अब फील्ड में शील्डेड न्यूक्लियाई अपीयर होंगे विद लोअर फ्रीक्वेंसी। क्यों? क्योंकि वो कितनी भी एनर्जी अब्ज़ॉर्ब करेंगे, लेकिन वो एनर्जी लूज़ हो जाएगी शील्डिंग को ओवरकम करने में, ठीक है? शील्डेड न्यूक्लियाई हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से बहुत सारी एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स में ही लूज़ हो जाएगी और न्यूक्लियस तक बहुत कम पहुँचेगी। इस वजह से वो लोअर फ्रीक्वेंसी के साथ रेज़ोनेट करेंगे और हमारे पास डिटेक्टर में वो लोअर फ्रीक्वेंसी शो कर रहे होंगे, ठीक है? अब ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को? ओके। हम अब इसको आगे लेके चलते हैं। हम स्पेक्ट्रा के बारे में थोड़ी-सी बात करते हैं कि जो हमारे पास एनएमआर का स्पेक्ट्रा है, उसमें आपको क्या पता होना चाहिए, ठीक है? हमें ये पता चल गया है कि डाउन फील्ड में जो है वो आपके पास डी-शील्डेड न्यूक्लियाई आ रहे हैं, अप फील्ड में आपके पास शील्डेड न्यूक्लियाई आ रहे हैं, लेकिन हमें एग्ज़ैक्टली एनएमआर स्पेक्ट्रा में करना क्या है? किस तरह से हम उसको अप्रोच करेंगे? अच्छा, हमारे पास अभी क्योंकि हम एनएमआर के अभी हम लाइक हमने इतनी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस नहीं की, तो अभी हम इतने एनएमआर के स्पेक्ट्रा को देखते हुए हम स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, ठीक है? लेकिन हम स्ट्रक्चर को देखते हुए ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हमारे पास एनएमआर स्पेक्ट्रा किस तरह का आएगा। ओके। अच्छा, तो हम बेसिकली अभी यहाँ पे इसी की प्रेडिक्शन करना सीखेंगे। यस, केमिकल इक्विवेलेंस क्या होती है कि हमारे पास यहाँ पे लेट्स टॉक अबाउट जस्ट प्रोटॉन एनएमआर, ठीक है? हम अभी यहाँ पे सिर्फ प्रोटॉन एनएमआर की बात कर रहे हैं। जब भी हम किसी स्ट्रक्चर को देखेंगे, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम उस स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी हाइड्रोजन्स आ रहे हैं, उनको ओपन करके लिख लेंगे। जैसे आपको पता है कि बेंज़ीन रिंग जब हम ड्रॉ करते हैं, तो नॉर्मली हम ये वाले हाइड्रोजन्स ड्रॉ नहीं करते हैं। अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन मौजूद है। लेकिन जब आप प्रोटॉन एनएमआर के लिए किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, तो आप सबसे पहले जितने भी हाइड्रोजन्स होते हैं, उन सबको मेंशन करते हैं ताकि हम ये देख सकें कि कितने हाइड्रोजन सेम एनवायरनमेंट में हैं और कितने हाइड्रोजन्स की एनवायरनमेंट एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देखते हैं बेंजीन रिंग को अगर, तो ये वाला जो हाइड्रोजन है ये कार्बन से अटैच्ड है और वो कैसा कार्बन है जिस जो डबल बॉन्डेड है एक तरफ से, दूसरी तरफ से वो सिंगल बॉन्डेड है, ठीक है? इसी तरह से ये हाइड्रोजन है, इसकी भी यही सेम एनवायरनमेंट है एंड इन तमाम 6 हाइड्रोजन्स की इसी तरह की एनवायरनमेंट है, ठीक है? जब हाइड्रोजन की एनवायरनमेंट सेम होगी तो इस तरह के हाइड्रोजन्स को हम कहते हैं केमिकली इक्विवेलेंट हाइड्रोजन्स या केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। इसी तरह से जो ये स्ट्रक्चर आपके पास दिया हुआ है साइक्लोपेंटेन का, इसमें भी आपके पास बिल्कुल इसी तरह से है कि हाइड्रोजन सारे के सारे सेम एनवायरनमेंट में। अब जब हम प्रोटॉन एनएमआर इसका लेंगे, तो प्रोटॉन एनएमआर पे आपके पास सिंगल पीक अपीयर होगी। क्यों सिंगल पीक अपीयर होगी? क्योंकि ये तमाम हाइड्रोजन्स जो हैं वो सेम एनवायरनमेंट में है, इनकी मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है। जब मैग्नेटिक फील्ड सेम है तो वो कपल होके आपके पास सिर्फ एक ही पीक आपके पास ऑब्जर्व होगी, ठीक है? सो जब भी हम स्ट्रक्चर को देखेंगे सबसे पहली चीज़ हमें देखनी है कि उसके अंदर केमिकली इक्विवेलेंट हाइड्रोजन कितने हैं। अब ये वाली इसमें तो सब क्योंकि तमाम जितने भी हाइड्रोजन्स हैं वो सब सेम एनवायरनमेंट में टेट्रामिथाइल सेलेन भी यहाँ पे मेंशन्ड है। अच्छा, इसके बाद अब यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, जो कि 2 पीक्स दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? अब आप अगर इसको देखें, तो ये वाले जो हाइड्रोजन्स हैं, ये 3 हाइड्रोजन, ये कार्बन के साथ अटैच है और वो कार्बन ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है, ठीक है? इसी तरह से इन 3 हाइड्रोजन्स को देखें, तो ये कार्बन के साथ अटैच है और वो कार्बन ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है। तो ये जो 6 हाइड्रोजन्स होंगे आपके पास, ये आपके पास सेम पीक देंगे
और ये वाले जो हाइड्रोजन्स हैं, क्योंकि ये कार्बन से अटैच हैं और वो कार्बन एक तरफ से दूसरे कार्बन से अटैच है, दूसरी तरफ से दूसरे कार्बन से अटैच है, तो ये दोनों हाइड्रोजन्स जो है वो इनकी एनवायरनमेंट सेम है। सो दीज़ 4 हाइड्रोजन विल गिव यू सिंगल पीक एंड दीज़ 6 हाइड्रोजन विल आल्सो गिव यू अ सिंगल पीक। अच्छा, अब जो पीक की हाइट होती है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स पे। इसमें क्योंकि 6 नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स हैं, तो ये पीक लॉन्गर होगी एज़ कंपेयर टू दिस पीक, ठीक है? तो बेसिकली हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि हमारे पास कितने हाइड्रोजन्स हैं जो कि केमिकली इक्विवेलेंट हैं। ये तीनों हाइड्रोजन क्योंकि सेम एनवायरनमेंट में हैं, तो ये केमिकली इक्विवेलेंट है। ये तीनों हाइड्रोजन भी सेम एनवायरनमेंट में हैं, ये भी इससे केमिकली इक्विवेलेंट हैं। हम क्या करते हैं कि हम हाइड्रोजन्स की नंबरिंग कर लेते हैं ताकि हमें ईज़ी हो जाए इसकी लेबलिंग करना। तो यहाँ पे जैसे हम एच के ऊपर छोटा-सा स्मॉल ए लिख लेंगे, यहाँ पे एच के ऊपर छोटा-सा बी लिख लेंगे, इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि कौन से हाइड्रोजन्स की पीक कितनी आएगी, ठीक है? अच्छा, ये हमें जो आप पूछ रहे हो कि कैसे पता चलेगा कि सेम एनवायरनमेंट में है, हम ये देखेंगे कि जो भी हाइड्रोजन है, वो किससे अटैच्ड है, ठीक है? यहाँ पे हमने देखा है कि ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये कार्बन से अटैच्ड है, वो कार्बन ऑक्सीजन से अटैच है। ये तीनों हाइड्रोजन इसी तरह से अटैच्ड है ना? ये तीनों हाइड्रोजन कार्बन से अटैच है और वो कार्बन ऑक्सीजन से अटैच है। इसी तरह से ये तीनों हाइड्रोजन्स हैं, ये कार्बन से अटैच है और वो कार्बन ऑक्सीजन से अटैच्ड है। तो हम इन तीनों की एनवायरनमेंट जो है, इन 6 हाइड्रोजन की जो एनवायरनमेंट है, ये सेम हो जाएगी, ठीक है? अब इस हाइड्रोजन को अगर देखें तो ये 2 हाइड्रोजन्स यहाँ पर हैं जो कि कार्बन से अटैच्ड हैं, जो कि एक तरफ से कार्बोनाइल कार्बन से अटैच्ड है, दूसरी तरफ CH2 कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है? तो ये वाले हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन से डिफरेंट एनवायरनमेंट में हैं। लेकिन ये वाले जो हाइड्रोजन है और ये वाले हाइड्रोजन है, ये सेम एनवायरनमेंट में हैं। हमें बेसिकली ये देखना होता है कि हाइड्रोजन किस तरह के कार्बन से अटैच्ड है और उसके नेबरहुड में किस तरह और क्या मौजूद है, ठीक है? तो इससे हमें पता चलेगा कि एनवायरनमेंट सेम है या नहीं है। ओके। अब हमारे पास इसी तरह से यहाँ पे ओके। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ और मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें आपके पास 3 पीक्स ऑब्जर्व हो रही हैं। अब आप इसमें भी देख लें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे आपके पास CH3 है और यहाँ पे भी आपके पास CH3 है, ठीक है? लेकिन ये CH3 कैसा CH3 है? ये हाइड्रोजन ऐसे कार्बन से अटैच्ड हैं जो कि ऑक्सीजन से अटैच्ड है, लेकिन ये वाले हाइड्रोजन ऐसे कार्बन से अटैच हैं जो कि कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है? तो ये CH3 और ये CH3 अलग-अलग एनवायरनमेंट में है। लेकिन ये अगर इन तीनों को देखें तो आपकी इन तीनों की एनवायरनमेंट सेम होगी, ठीक है? तो यहाँ पे 9 हाइड्रोजन्स आपको एक पीक देंगे, ये 2 हाइड्रोजन आपको अलग पीक देंगे, ये 3 हाइड्रोजन आपको अलग पीक देंगे, ठीक है? तो इससे हमें बेसिकली उसके नेबर्स को देख के हमें आइडिया हो जाता है कि इनकी एनवायरनमेंट कैसी है, ठीक है? यहाँ पे भी अगर आप देखें तो यहाँ पे CH3 कार्बोनाइल कार्बन से अटैच्ड है और यहाँ पे CH3 ऑक्सीजन से अटैच्ड है, तो ये दोनों CH3 हम डिफरेंट कंसिडर करेंगे, ठीक है? नॉन इक्विवेलेंट कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ आपने स्ट्रक्चर के अंदर क्या देखनी है कि उसके अंदर केमिकली इक्विवेलेंट हाइड्रोजन कितने हैं। आपसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, स्ट्रक्चर गिवन हो और आपसे पूछा गया हो कि इसके अंदर केमिकली इक्विवेलेंट हाइड्रोजन्स के आप नंबर लिखें, ठीक है? अच्छा, अब हमारे पास बात आती है NMR के स्पेक्ट्रा की कि जितने भी केमिकली इक्विवेलेंट हाइड्रोजन्स होंगे वो सब के सब आपको सिंगल पीक देंगे। लेकिन उसके साथ-साथ हमारे पास क्या होता है कि समटाइम्स हमारे पास जो पीक अपीयर होती है, वो स्प्लिट हो जाती है, ठीक है? स्प्लिट पीक को हम देखते हैं। ओके। ये नॉर्मली आपके पास जो ये स्पेक्ट्रा आता है, इसमें अगर आप देखें तो ये आपके पास जितनी भी पीक्स आ रही हैं, ये सब जो हैं वो सिंगल पीक्स हैं। लेकिन समटाइम्स हमारे पास पीक स्प्लिटिंग का फिनोमेना ऑब्ज़र्व होता है। जो पीक स्प्लिटिंग है, वो होती है बिकॉज़ ऑफ द नेबरिंग हाइड्रोजन, ठीक है? यस। अब हमारे पास एक मैं आपको स्पेक्ट्रा दिखाऊँगी। ये एक स्पेक्ट्रा है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये एक पीक आ रही है
फिर ये वाली जो पीक है ये स्प्लिट हो रही है, फिर अगेन आपके पास ये वाली पीक जो है वो स्प्लिट हो रही है, यानी कि पीक एक ही है, लेकिन वो ब्रेक होके आपको शो हो रही है। उसका रीज़न ये होता है कि हमारे पास देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब एक दूसरे से क्लोज होते हैं, तो वो हमेशा आपस में इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है? एवरी हाइड्रोजन इज एक्टिंग एज अ मैग्नेटिक फील्ड एंड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बराबर में अगर कोई हाइड्रोजन मौजूद होगा जो कि अपना प्रोसेस कर रहा है और उसकी भी कोई इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है, तो दोनों फील्ड आपस में इंटरैक्ट करेंगी। ये जो इंटरेक्शन है इसकी वजह से हमारे पास पीक्स के अंदर कपलिंग ऑब्जर्व होती है, ठीक है? कपलिंग ऑब्जर्व होने का मतलब क्या है कि नेबरिंग हाइड्रोजन की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अफेक्ट करती है और पीक सिंगल अपीयर होने के बजाय हमारे पास स्प्लिट फॉर्म में ऑब्जर्व होती है, ठीक है? तो स्प्लिटिंग का ये जो रूल है इट इज कॉल्ड एज स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग रूल n+1। ठीक है, n+1 ये आपका रूल है जो कि बताता है आपको कि आपकी पीक कितने नंबर ऑफ पीक्स में स्प्लिट होगी, ठीक है? एन बेसिकली क्या है? एन इज द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हाइड्रोजन एटम, ठीक है? यहाँ पे आपके पास मेंशन्ड है कि दिस फिनोमेना कॉल्ड स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग can be explained empirically by the so-called n+1 rule. Each type of proton senses the number of equivalent protons on the carbon atoms next to the one to which it is bonded and its resonance peak is split into n+1। अभी मैंने आपको बताया कि हम इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद अब हम बात कर रहे हैं n+1 रूल की। ठीक है, n+1 रूल में क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं इसको, स्ट्रक्चर को। यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर है जिसमें आपके पास 3 तरह के आपके पास हाइड्रोजन्स मौजूद हैं, ठीक है? अगर आप इस हाइड्रोजन को और इस हाइड्रोजन को देखें, तो ये दोनों हाइड्रोजन्स आपके पास इक्विवेलेंट हाइड्रोजन्स हैं, ठीक है? क्यों इक्विवेलेंट हाइड्रोजन्स हैं? क्योंकि ये कार्बन से अटैच्ड है और ये कार्बन किससे अटैच्ड है? एक तरफ से क्लोरीन से और एक तरफ से कार्बन से, ठीक है? तो ये दोनों आपके पास इक्विवेलेंट हाइड्रोजन्स हैं। अब ये दोनों इक्विवेलेंट हाइड्रोजन की जो हमारे पास पीक आएगी वो आएगी आपके पास डबलेट फॉर्म में, ठीक है? क्यों डबलेट फॉर्म में आएगी? क्योंकि ये दोनों हाइड्रोजन तो एक ही पीक दे रहे हैं बिकॉज़ ऑफ बीइंग द इक्विवेलेंट प्रोटॉन, लेकिन इनके नेबरहुड में एक और हाइड्रोजन मौजूद है, जिसकी वजह से इनकी जो पीक है वो अ, स्प्लिट हो रही है 2 पीक्स के अंदर, ठीक है? अच्छा, इसी तरह से अगर आप HA को देखें तो HA में आपके पास नेबर नेबर में कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं? 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं। तो इसकी जो आपके पास पीक अपीयर होगी वो अपीयर होगी एज़ अ ट्रिपलेट। यहाँ पे देखें, ये वाली जो आपके पास पीक है, ये डबलेट पीक है और ये किसकी पीक है? जो 2 हमने इक्विवेलेंट हाइड्रोजन्स अभी देखे थे, ठीक है? ये वाले, ये दोनों। और ये जो ट्रिपलेट पीक है ये किसकी है? ये इस सिंगल हाइड्रोजन की है। क्यों इसने ट्रिपलेट पीक दी है? क्योंकि इसके नेबर में 2 हाइड्रोजन एटम्स मौजूद हैं। तो ये जो स्प्लिटिंग का रूल है इसके लिए हमें देखना होगा कि हमारे पास नेबर में कितने हाइड्रो इक्विवेलेंट हाइड्रोजन्स हैं, उसमें हम +1 करेंगे एंड दैट विल टेल अस कि कितनी आपके पास पीक स्प्लिटिंग होगी, ठीक है? अच्छा। मैग्नेटिक फील्ड की जो बात है ना, उसको मैं एंड में दोबारा रिपीट करूँगी क्योंकि वो बिल्कुल मेन प्रिंसिपल पे जाके है। अभी स्पेक्ट्रा की अब हम बात कर रहे हैं ना, तो इसको बीच में फिर इंटरप्शन आएगा, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड वाली बात आप मुझे दोबारा रिमाइंड कराना, मैं क्लास के एंड में इसको रिपीट कर दूँगी, ठीक है? अच्छा, अभी जो है इस बात को मैं रिपीट करती हूँ कि पीक स्प्लिटिंग क्यों हो रही है, ठीक है? हमारे पास अ, जितने भी हाइड्रोजन एटम्स हैं, वो सब के सब बिहेव कर रहे हैं एज़ अ मैग्नेटिक फील्ड एंड अ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह भी बिहेव कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड की तरह भी बिहेव कर रहे हैं। आपको पता है कि 2 मैग्नेट्स अगर क्लोज़ हों, तो वो आपस में इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है? ये जो इंटरैक्शन है, इस इंटरैक्शन की वजह से पीक हमारी स्प्लिट हो जाएगी। अब पीक स्प्लिटिंग को क्यों अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है? क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो पीक की हाइट है, वो आपको बताती है कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन मौजूद हैं, ठीक है? लेकिन जब पीक स्प्लिट होती है तो इसकी हाइट कम हो जाती है, ठीक है? तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि एग्ज़ैक्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि ये जो पीक स्प्लिट हो रही है ये क्यों हो रही है, ठीक है? अच्छा, जैसे अब यहाँ पे आपके पास ये हाइड्रोजन है जो कि अटैच है कार्बन से
और इसके जो नेबरिंग कार्बन है वहाँ पे भी हाइड्रोजन मौजूद है। तो ये वाला जो हाइड्रोजन है ये बहुत क्लोज़ है इस हाइड्रोजन के। सो इसकी मैग्नेटिक फील्ड इन हाइड्रोजन्स को भी अफ़ेक्ट करेगी। तो इन हाइड्रोजन की जब पीक न आएगी तो वो इसकी वज़ह से हमारे पास डबलेट पीक अपीयर होगी। ठीक है? यानी कि डबल पीक हमारे पास आ रही होगी। इसी तरह से जब ये वाला हाइड्रोजन अपनी पीक देगा तो इसके नेबरहुड में क्योंकि 2 हाइड्रोजन एटम मौजूद हैं तो अकॉर्डिंग टू द n+1 रूल हमारे पास इसकी ट्रिपलेट पीक अपीयर होगी। ठीक है? अच्छा, हमें कैसे पता कि ये जो पीक है ये स्प्लिट हुई है और हमारे पास ये कोई न्यू पीक नहीं आई? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हमें यहाँ ये किसी और हाइड्रोजन की पीक हो, ये किसी और हाइड्रोजन की पीक हो, ये सारी बातें तो हम इसलिए कर रहे हैं ना कि हमारे सामने स्ट्रक्चर ड्रॉ हुआ है। लेकिन अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं हुआ हमारे सामने, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाली पीक जो है वो अलग-अलग पीक नहीं है, बल्कि एक ही पीक जो है वो स्प्लिट हुई है। इन पीक्स के बीच का जो आपके पास डिस्टेंस होता है ना, ये कांस्टेंट होता है। जब भी आपके पास पीक स्प्लिटिंग होती है ड्यू टू द कपलिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये आपके पास ये जो 2 फील्ड्स आपस में इंटरैक्ट कर रही हैं ना, इसको आप कहते हैं कपलिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कपलिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो स्प्लिट होता है, उसमें हमेशा 2 पीक्स के दरमियान बिल्कुल सेम डिस्टेंस होता है, जिसको हम कहते हैं कपलिंग कांस्टेंट या जे कांस्टेंट। ठीक है? तो इससे हमें कन्फर्म होता है कि यहाँ पे आपके पास पीक स्प्लिटिंग है या फिर आपके पास यहाँ पे न्यू पीक अपीयर हुई है। ठीक है? अच्छा, 3 चीज़ें हमने अभी स्पेक्ट्रा के बारे में बात की है। सबसे पहली चीज़ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हाइड्रोजन जिससे हमें पता चलेगा कि एनएमआर में कितनी पीक्स एक्सपेक्टेड हैं। यानी कि हमारे पास यहाँ पे ये 2 इक्विवेलेंट हाइड्रोजन है, ये एक ही पीक देंगे, ये हाइड्रोजन आपके पास एक पीक देगा। ठीक है? स्ट्रक्चर को देखते के साथ ही मुझे सबसे पहली चीज़ क्या पता चली कि एनएमआर के अंदर इस स्ट्रक्चर की 2 पीक्स आनी चाहिए। ठीक है? दूसरी चीज़ मुझे क्या पता चली कि इस हाइड्रोजन की के नेबरहुड में 2 हाइड्रोजन है तो हमारे पास ट्रिपलेट पीक आनी चाहिए और इन 2 हाइड्रोजन के नेबरहुड में 1 हाइड्रोजन है तो हमारे पास डबलेट पीक आनी चाहिए। ठीक है? तीसरी चीज़ कि इनका जे कांस्टेंट क्या होगा, इनका कपलिंग कांस्टेंट क्या होगा, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो एग्ज़ैक्टली सेम होना चाहिए। ठीक है? अच्छा, अब हमारे पास एक और चीज़ अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो ये जो ट्रिपलेट पीक आपके पास अपीयर हुई है इसमें बीच की पीक लंबी है और साइडों की पीक छोटी हैं। जो डबलेट पीक आपके पास आई है वो दोनों ऑलमोस्ट इक्वल साइज़ की हैं। तो ये हमें कैसे पता चलता है? जो पीक का रेशियो है वो हमें पता चलता है पास्कल्स ट्रायंगल से। 1 मिनट मैं क्वेश्चंस देख लूँ कि क्या पूछ रहे हैं? अच्छा, ये कैसे पता चलेगा कि कौन-सी पीक कौन-से हाइड्रोजन की है? मैंने भी आपको बताया कि ये वाला जो हाइड्रोजन है, इसके नेबरहुड में आपके पास 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, ठीक है? इसकी वजह से ये एक्सपेक्टेड है कि इसकी पीक ट्रिपलेट आएगी और हमारे पास स्पेक्ट्रम में ये ट्रिपलेट पीक है। तो इसलिए मुझे पता है कि ये हाइड्रोजन की ये वाली ट्रिपलेट पीक है, ठीक है? इसी तरह से ये जो हाइड्रोजन्स हैं, ये दोनों तो इक्विवेलेंट है, इनकी एक ही पीक आनी चाहिए। लेकिन इनके नेबरहुड में एक हाइड्रोजन मौजूद है, तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि इसकी डबलेट पीक आनी चाहिए। स्पेक्ट्रा को देख के मुझे ये डबलेट पीक नज़र आ रही है, सो इट विल बी कंसिडर्ड एज़ द पीक ऑफ दिस हाइड्रोजन, ठीक है? अच्छा, अब पीक के रेशियोज़ की हम बात कर रहे थे। पीक के रेशियोज़ हमें पता चलते हैं पास्कल्स ट्रायंगल से, ठीक है? पास्कल ट्रायंगल आपने लैब में भी पढ़ा होगा। इसको हम देखते हैं कि पास्कल ट्रायंगल ये होता है कि हमें बताता है कि अगर सिंगलेट पीक आ रही है तो उसका रेशियो होगा 1, ठीक है? जितने भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे उसके अकॉर्डिंगली उसकी लेंथ बढ़ती जाएगी, हाइट बढ़ती जाएगी, ठीक है? अच्छा, अगर आपके पास डबलेट पीक अपीयर हो रही है तो दोनों पीक्स जो हैं वो इक्वल साइज़ की होंगी। अगर आपके पास ट्रिपलेट पीक अपीयर हो रही है तो बीच वाली पीक जो है वो डबल होगी और साइडों की पीक जो है वो सिंगल-सिंगल होंगी, ठीक है? अच्छा, इसी तरह से आपके पास अगर क्वार्टेट पीक अपीयर हो रही है तो बीच की 2 पीक्स सेम हाइट की होंगी, आउटसाइड वाली दोनों पीक्स सेम हाइट की होंगी। इसी तरह से क्विंटेट में सबसे बाहर वाली दोनों पीक्स सेम हाइट की, उसके अंदर वाली दोनों पीक सेम हाइट की और जो बीच की आपके पास पीक होगी वो सबसे हाइट वाली होगी, ठीक है? इसी तरह से सेक्सटेट में आपके पास
तीनों पीक्स जो हैं वो उनमें से 2-2 पेयर सेम हाइट हर पेयर जो है वो सेम हाइट का होगा। बीच में सबसे लंबी पीक, उसके बाहर की तरफ आपके पास स्मॉलर पीक और आपके पास यहाँ पे अ, सबसे आउटसाइड पे आपके पास स्मॉलेस्ट पीक होगी, ठीक है? अब पास्कल्स ट्रायंगल के जो रेशियोज़ हैं, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये आप खुद से भी लिख सकते हैं, ठीक है? सबसे टॉप पे आप लिखेंगे 1, फिर 1 यहाँ पे 1 के साथ ऐड करने के लिए कुछ और नहीं है, तो आप डायरेक्टली दोबारा यहाँ पे आउटसाइड पे 1-1 लिख देंगे, ठीक है? अगेन हम 1 लिखेंगे, 1 + 1 2 अगेन 1, ठीक है? फिर अगेन हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, 1 + 2 3 2 + 1 3 अगेन 1। हमेशा हम 1 से स्टार्ट करेंगे और 1 पे एंड करेंगे, बाकी हम ऐड करके लिखते जाएँगे। 1 1 + 3 4 3 + 3 6 3 + 1 4 अगेन 1। इसी तरह से 1 1 + 4 5 4 + 6 10 6 + 4 10 4 + 1 5 एंड अगेन 1। Again 1, 1 plus 5, 6, 5 plus 10, 15, 10 plus 10, 20, 10 plus 5, 15, 5 plus 1, 6, again 1। 1 से स्टार्ट करेंगे, ऐड करते जाएँगे, नीचे लिखते जाएँगे और फिर अगेन हम 1 पे एंड कर देंगे। तो इस तरह से करके आप पास्कल ट्रायंगल एक ही दफ़ा ड्रॉ कर लें, उसके बाद आपको ऑटोमैटिकली इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, आप इज़िली उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? यहाँ तक समझ में आ रहा है? यस क्लास? ओके। सो अब आप को बेसिकली एनएमआर के अंदर करना क्या-क्या है, आपके पास एक स्ट्रक्चर होगा, उस स्ट्रक्चर को देखते हुए सबसे पहली चीज़ आप कैलकुलेट करेंगे कि उसके अंदर कितने इक्विवेलेंट हाइड्रोजन्स मौजूद हैं। यानी कि एनएमआर के अंदर कितनी पीक्स आपके पास आनी चाहिए। दूसरी चीज़ आपको क्या पता होनी चाहिए कि एनएमआर की जो पीक आएगी, वो सिंगलेट होगी, डबलेट होगी, ट्रिपलेट होगी या क्या होगी, ठीक है? तीसरी चीज़ आपके पास ये आएगी कि सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट जो भी आपके पास आ रहा है, उसका रेशियो क्या है? ठीक है? ये 3 चीज़ें आपके जो स्पेक्ट्रा पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछी जा सकती हैं एनएमआर के अंदर, ठीक है? बाकी अच्छा अब जो है एक क्वेश्चन पूछा था मैग्नेटिक फील्ड वाला कि बिफोर अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा एंड आफ्टर अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? इसके लिए हम दोबारा से उस वाली डायग्राम को ओपन कर लेते हैं। हियर देखें, जो प्रोटॉन है आपका उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, ठीक है? अच्छा, जब भी कोई चार्ज मूव करता है तो उसकी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। जब तक वो चार्ज इंडिपेंडेंटली मूव कर रहा है उस वक़्त तक हम उसकी मैग्नेटिक फील्ड को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। लेकिन जब हम कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो मूविंग मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है या तो वो उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेती है या वो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेती है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई कि आफ्टर अप्लाइंग द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपका जो प्रोटॉन की मैग्नेटिक फील्ड है वो या तो मैग्नेट अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी या उससे वो ऑपोजिट होगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि अब आप उसको रेडियो फ्रिक्वेंसी प्रोवाइड करेंगे। रेडियो फ्रीक्वेंसी जब आप प्रोवाइड करेंगे तो क्योंकि मूविंग मैग्नेटिक फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और मूविंग इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये आपको फिजिक्स में आपने ये चीज पढ़ी हुई है। अब यहाँ पे क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है और वो मूव कर रही है अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, तो उसकी अपनी भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। जब उसको रेडियो फ्रिक्वेंसी मिलेगी तो वो फ्लिप करेगी और अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेगी। ठीक है, जिस फ्रीक्वेंसी पे वो रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब कर सकती है दैट इज कॉल्ड एज द लामर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और ये वाला जो फिनोमेना है ना लामर फ्रीक्वेंसी वाला कि वो रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करके अपनी फ्लिपिंग शो कर रही है या रेजोनेंस शो कर रही है, ये मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किए बगैर पॉसिबल नहीं होता। क्यों? जब तक आपके जो प्रोटॉन्स हैं वो रैंडम डायरेक्शंस में हैं, तो उस वक़्त तक आप उनकी मूवमेंट को रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है? वो स्पिन भी करेंगे, तो उनकी डायरेक्शन क्योंकि सेम नहीं होगी तो उसको रिकॉर्ड करना मुश्किल होगा। लेकिन जब आप एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं,
तो ज़्यादातर प्रोटॉन या तो अकॉर्डिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आ जाते हैं या ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आ जाते हैं। तो उस वक्त इसको रिकॉर्ड करना पॉसिबल होता है। तो ये वजह है कि हम मैग्नेटिक फील्ड को एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं और उसके बाद रेडियो फ्रिक्वेंसी प्रोवाइड करते हैं। नॉर्मली जितने भी हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बात की थी, उसमें हम सिंपली सिर्फ रेडिएशन प्रोवाइड करते थे और उससे कोई ना कोई ट्रांजिशन होती थी और वो डिटेक्टर डिटेक्ट कर लेता था। यहाँ पे क्या हो रहा है कि बिफोर वी प्रोवाइड द रेडियो फ्रिक्वेंसी, जो कि हमारी रेडिएशन है, ईएमआर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उसको प्रोवाइड करने से पहले हमें अपने न्यूक्लियाई को अलाइन करना है, ईदर इन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ताकि उसकी जो फ्लिपिंग मूवमेंट है उसको डिटेक्टर रिकॉर्ड कर सके। ये पॉइंट क्लियर हो गया अब? ओके। सो यहाँ पे हम इस सेशन को कंक्लूड करेंगे और बाय इवनिंग इंशाल्लाह ताला मैं आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगी। और जो एनएमआर का रिमेनिंग पोर्शन है इंस्ट्रूमेंटेशन का, वो ये सब चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह ताला आज तक शेयर कर दूंगी, ताकि अच्छा अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप लोग जो आपका क्लास का ग्रुप है उसमें आप मुझे मेंशन कीजिएगा। क्वेश्चंस अगर ज़्यादा होंगे तो फिर हम एक और जूम सेशन रख लेंगे संडे को, जिसमें मैं आप लोगों के सारे क्वेश्चंस के आंसर कर दूंगी, ठीक है? और कुछ पूछना है किसी को? ओके, so we are going to end the session now. Thank you so much.